जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी की स्टडीज़ भी काफ़ी अच्छे से चल रही होंगी। जैसा कि आप सभी को पता है, एवरी ईयर एग्ज़ाम से पहले मैं आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज़ लाता हूं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं और आपके पिछले एग्ज़ाम से ही आए होते हैं। तो इस बार भी यानी 2026 की प्रवेश परीक्षा के लिए पॉलिटेक्निक और आईआरटी दोनों के लिए ही मैं आप सभी के लिए ये पीवाईक्यू सीरीज़ ला रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ। 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और मेरे पास एक क्रैश कोर्स है जिसकी लिंक यूट्यूब फ्री क्रैश कोर्स होगा ये, जिसका आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। वो कोर्स भी मैं आपको पिन कर दूंगा, मतलब कमेंट डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। तो क्रैश कोर्स भी फ्री यूट्यूब पे मैं दे रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। जो कि मैंने पिछले टाइम में लिया हुआ था। चैप्टर वाइज चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। प्लस आप चाहे कहीं से पढ़ भी रहे हों, चीज़ें चैप्टर वाइज पढ़े हों, तैयारी किए हों, या हमारे एप्लीकेशन के थ्रू या किसी और एप्लीकेशन के थ्रू, तो दोनों ही केस में आप इस सीरीज़ को, जो कि मैं अभी ले रहा हूं, जिसमें मैंने ऑलरेडी 2025 का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कराया था, अब 2024 का मैं कराने जा रहा हूं। तो इस सीरीज़ को आप ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। बाकी आप अपने चैप्टर वाइज नॉलेज को इन्हांस करने के लिए मेरा जो फ्री क्रैश कोर्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको यूज़ करिएगा। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लिंक दोनों ही चीज़ों का, एक आपका जो ये पीवाईक्यू सीरीज़ है इस प्लेलिस्ट का लिंक, और जो फ्री क्रैश कोर्स है उसका लिंक, दोनों का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप कर लीजिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज इस वीडियो में टॉप 25 मैथ्स के क्वेश्चंस जो है करने वाले हैं, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। और सबसे पहला क्वेश्चन, और इस तरीके से जो है हमारी सीरीज चलेगी। आगे हम देखेंगे अपने अकॉर्डिंग, मेरे पास टाइम होगा तो हम टॉप 25 के अलावा टॉप 100 या टॉप 50 टाइप के भी जो क्वेश्चंस है वो ले आएंगे, और वो आपको हम कराएंगे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों ही सब्जेक्ट के। तो आप जो है मुझे फॉलो करते रहिए और क्लासेस करते रहिए। पीवाईक्यू सीरीज़ को ज़रूर करिए, चाहे आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो साथियों। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी की स्क्रीन पे जो ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जीकअप की वेबसाइट से निकला हुआ। यूपी जेईपी 2024 क्वेश्चन चैलेंज आप देख सकते हैं। ग्रुप ए का ये क्वेश्चन पेपर है। ग्रुप ए और के दोनों का ही पेपर नॉन टेक वाला सेम होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये 13 जून का एग्ज़ाम का आपका क्वेश्चन पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट का। गोरखपुर ये आपका सेंटर था जहाँ पे एग्ज़ाम था, मतलब ये जिस बच्चे का है ये रेस्पॉन्स शीट, उसका सेंटर वगैरह दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सर्कल से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू एंड आर एस आर टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट्स एट टी इफ पी टी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर और टी क्यू इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, आर टी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, देन वैल्यू ऑफ टी एस। फिर टी एस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। हिंदी में सुन लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में बताऊंगा आपको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू और आर एस वृत्त की दो जीवाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि पी टी 8 सेंटीमीटर, टी क्यू 3 सेंटीमीटर, आर टी 6 सेंटीमीटर है, तो टी एस का मान क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए साथियों, जब किसी सर्कल के अंदर कोई दो जीवाएं एक दूसरे को कट कर रही हों, तो यहाँ पर जो आपका सीधा सा कॉन्सेप्ट जो लगता है, सीधे से मैं कहूँगा कि एक कॉन्सेप्ट है ये, सीधे आप याद रख सकते हैं इसको, कि जब दो जीवाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हों, प्रतिच्छेद कर रही हों, तो उसमें सीधा कॉन्सेप्ट आप लगा दीजिएगा, आधा गुणे आधा बराबर आधा गुणे आधा। ये कॉन्सेप्ट आप लगा करके सीधे सॉल्व कर सकते हैं। आधा गुणे आधा बराबर आधा गुणे आधा। ठीक है, डायरेक्टली आप ये लगाइए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप, आधा मतलब आपका पी टी इंटू, देख रहे हैं आप, ये दो बराबर भागों में, मतलब कि दो भागों में इंटरसेक्ट जहाँ से हो रहा है वहाँ से बढ़ जा रहा है।
ये बढ़ जा रहा है, ये बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल नहीं है, ये दो भागों में बढ़ जा रहा है इंटरसेक्ट होने के बाद, ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। ये तो एक ट्रिक याद करने के लिए रख दिया गया है। तो यहाँ पर जो है इसको सीधे आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर बनेगा कॉन्सेप्ट क्या, P2 इंटू टी क्यू इज इक्वल्स टू TS इंटू TR या RT, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो वैल्यूज़ हम रख लेंगे। PT की वैल्यू जो है आपको 8 सेंटीमीटर दिख रहा है तो 8 रख देंगे। TQ की वैल्यू 3 दिख रही है, 3 रख देंगे। और TS की वैल्यू यहाँ पर हमको फाइंड करनी है और RT की वैल्यू हमको 6 दिख रही है, 6 कर लेंगे। तो यहाँ से हम कट पिट करेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। देखिए 3 2 जा 6 और 2 से काट देंगे 8 को 4 टाइम्स में, तो TS हमको यहाँ से 4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो राइट आंसर इज 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ सॉलिड कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 सेंटीमीटर is melted and converted into a wire of radius 0.2 सेंटीमीटर, then length of wire is, हिंदी में क्वेश्चन सुन लीजिए क्या कह रहा है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के ठोस शंकु को पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के तार में बदला जाता है, तो तार की लंबाई क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले देखिए पहले बता दूं आपको 2 चीज़ों के बारे में, कोन के बारे में और वायर के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो आप अलग अलग इन्फॉर्मेशन दोनों के लिए नोट कर लीजिए। सबसे पहले रेडियस ऑफ कोन आपको दिया गया है जो कि क्या है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, और अगला हाइट ऑफ कोन दिया गया है जो कि क्या है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखिएगा कि पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के तार में बदला जाता है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो वायर की अगर हम बात करें तो वायर क्या हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर इसकी लेंथ आपको पूछा जा रहा है, ठीक है, इसकी लंबाई पूछी जा रही है। तो अगर हम एक वायर कंसीडर करें तो वो एक वायर अगर आप देखेंगे जो कि कुछ इसी टाइप का होता है, अगर आप इसकी कल्पना करें तो आप इसे एक सिलेंडर समझ सकते हैं। तो सिलेंडर समझ रहे हैं तो इसका मतलब है इसकी जो लेंथ है वो कहीं ना कहीं उस सिलेंडर की हाइट है। तो यहाँ पर अगर देखिए एक चीज़ को पिघलाकर दूसरी चीज़ बनाई जा रही है तो पहले जो ऑब्जेक्ट है या पहला जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम दूसरे सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर होता है, सीधा सा ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो कोन का जो वॉल्यूम है अगर उसकी हम बात करें तो वो होता है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच, और अगर हम बात करें एक सिलेंडर के वॉल्यूम की तो वो होती है पाई r स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ पर हो जाएगा RC SC, और ये आपका वायर का है तो यहाँ पर हम लेंथ ऑफ वायर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, या L लिख देते हैं सीधे। चलिए अब हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हम डायरेक्टली पुट करेंगे वैल्यूज़ को और सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पाई से पाई सबसे पहले तो कैंसिल हो जाएगा, 1/3 RC यानी कि रेडियस ऑफ कोन क्या है 7 है तो 7 इंटू 7, SC 2 है, इज इक्वल्स टू वायर का जो रेडियस है वो आपका दिया हुआ 0.2, तो 0.2 इंटू 0. यहाँ पे 2 हो जाएगा, इंटू आपको लेंथ पता करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका 2 है, 2 से आपका यहाँ पे 0.2 0.1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आपका अब वैल्यूज देखिए, अब डायरेक्ट आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 0.1 और इंटू 0.2 करोगे आप तो 0.02 आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली जो पॉइंट है उनको आप दूसरी तरफ अगर आप भेज देते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7, ये 0.1 का मतलब है 1/10, ये 0.2 का मतलब है 2/10। तो यहाँ पर 10 इंटू 10 यानी 100 आ जाएगा, और अपॉन में आपका 3 ऑलरेडी इधर है यहाँ पे, और 2 को हमने उसके बाद भेज दिया तो 3 दूना 6 हो गया। अब देखिए जहाँ तक कट रहा है इसको हम काट देंगे, तो यहाँ पे अगर हम कट करें 2 से 100 को तो 2 से 100 कट जाएगा यहाँ पे 50 बार में, और यहाँ पर इसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 49 इंटू 50 कर लेंगे और डिवाइडेड बाई 3। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें पूरा तो जो वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट कर लेना इसको, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आपका आ जाएगा 2450 बटा 3, और इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा
816.6 मीटर ये मिल जाएगा आपको सेंटीमीटर के अंदर, क्योंकि हमें सारी वैल्यू सेंटीमीटर में दी हुई हैं तो हमने सेंटीमीटर में रख लिया। लेकिन वैल्यू देखिए अभी आंसर आया नहीं है, हमें मीटर में चाहिए, तो हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 8.166 या 167 भी हम कह सकते 17 भी कह सकते हैं मीटर के अंदर। ये हो जाएगी लेंथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स वॉल्यूम इज। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन यानी वॉल्यूम आपसे पूछा जा रहा है कि क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है मतलब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है वो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो किसी भी क्यूब का सरफेस एरिया जो हो जाता है वो 6 सरफेस होते हैं किसी भी क्यूब के अंदर। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप गूगल करिएगा, 6 सरफेसेस होते हैं, वो आपको एक सॉलिड फिगर भी वहाँ पे दिख जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 294, तो यहाँ पर 294 जो है वो 6a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 294, और 6 से अगर हम डिवाइड करें तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 चौका 24, यानी यहाँ पर आ जाएगा 4 और 9, यानी a स्क्वायर की वैल्यू 49 आ जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 7। तो अब जब हमें a की वैल्यू पता चल गई है और हमें वॉल्यूम पता करना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हो जाएगा a का क्यूब, है ना, यानी साइड का क्यूब, यानी 7 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर आपका 343 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा फ्रॉम द ओरिजिन इज। कह रहा है कि बिंदु अल्फा कॉमा बीटा की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, है ना, मूल बिंदु से दूरी जो है पूछा जा रहा है आपको यहाँ से। तो देखिए अगर हम इसे सॉल्व करें तो अल्फा कॉमा बीटा तो एक बिंदु हो गया, और दूसरा मूल बिंदु से बताना है, तो मूल बिंदु यानी ओरिजिन जो होता है वो क्या होता है 0,0, और आपका ये हो गया अल्फा कॉमा बीटा। तो अब किसी को भी आप x1 x2 और किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 मान लेंगे। यहाँ से ये मान लीजिए सपोज दैट ये है x1 y1 और ये है आपका x2 y2। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला डायरेक्टली लगेगा यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मिल जाएगा अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे डिस्टेंस जो आपको मिल जाएगा वो रूट के अंदर अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर मिल जाएगा, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप सभी का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। अ 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासेज अ पोल इन 9 सेकेंड, देन स्पीड ऑफ ट्रेन इज। फिर स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा ये आपसे बोला जा रहा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, क्या कह रहा है कि एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछी जा रही है। देखिए 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और खंबे को पार कर रही है। देखिए रेलगाड़ी और खंबे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपको बता दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी रेलगाड़ी है, मान लीजिए ये, जो कि आपका किसी पोल को यानी इस पोल को क्रॉस कर रही है, तो ये जो टोटल लेंथ जब ट्रैवल करेगी वो कितनी करेगी। अगर देखिए मैं ट्रैवल करा रहा हूँ इसको, तो कितना लेंथ ट्रैवल करेगा। ये तो अपनी ये देखिए यहाँ से यहाँ पे जब चलना स्टार्ट होगा तो ये पूरा अपना ही लेंथ ट्रैवल कर रही है ना, यानी जितनी इसकी लंबाई है तो इसकी लंबाई कितनी है 180 मीटर। 180 मीटर इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, 180 मीटर लेंथ हो गई। ठीक है,
और 180 मीटर लेंथ है और 9 सेकंड में ये पार कर जा रही है, यानी 180 मीटर कितने टाइम में, 9 सेकंड में पार कर रही है। तो बस हमें स्पीड मिल गई। तो स्पीड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ कितना है 180 मीटर और टाइम कितना ले रहा है, 9 सेकंड ले रहा है। ठीक है, तो 9 से 180 को काट देंगे। देखिए आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो तब भी मैं इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें कि आपको एकदम आराम से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ 20 बार में कट जाएगा, ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ ऑफ वन of its diagonals is 24 centimeter, find the length of other diagonal of the rhombus। हिंदी में सुनिएगा क्या कह रहा है, समचतुर्भुज का प्रश्न है। एक समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए हम समचतुर्भुज बना रहे हैं, एक काइट समझ लीजिए एक रोम्बस है और इसकी दो डायगोनल्स आपको D1 और D2 मिल जाती हैं। आपको दो डायगोनल्स D1 और D2 मिल जाती हैं और D1 और D2 देखिए एक दूसरे को बराबर भाग में यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, यानी इक्वली डिवाइड कर देती हैं। तो मान लीजिए अगर एक डायगोनल आपका 24 सेंटीमीटर रहा होगा तो वो यहाँ पर डिवाइड होकर के 12 और 12 में बट गया होगा, और दूसरा जो है वो हम मान लेते हैं डायगोनल आपका 2x रहा होगा, तो यहाँ पर x और x में बट गया होगा, और इसका जो साइड है वो साइड इक्वल होते हैं सारे, वो आपका 20 दिया हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर आपको परपेंडिकुलर पता है, आपको हाइपोटेनस पता है, आपको बस बेस पता करना है। तो आप पाइथागोरस का यहाँ पे प्रमेय लगाएंगे सीधे और वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर 400, 12 का स्क्वायर 144 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 400 में से 144 यहाँ पे घट जाएगा आपका और ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर के बराबर। तो 144 जब हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 256 के बराबर में एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे आपका रूट के अंदर 256। इट मीन्स दैट x इज इक्वल्स टू 256 आपका किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपका ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 16 का यानी 16 का। ठीक है, तो x की वैल्यू तो हमें मिल गई 16, लेकिन हमें x की वैल्यू तो नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए थी D2 यानी डायगोनल 2 जो कि दूसरे विकर्ण की लंबाई है जो कि 2x है, यानी 2 इंटू एक्स की वैल्यू 16 यानी 32 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा क्या, ये दूसरे डायगोनल की लेंथ यानी 32 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका द एरिथमेटिक मीन ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 30 इज। हिंदी में सुनिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 30 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ये ट्रिक है, आई थिंक आपने हमारी क्लास अगर पहले देखी होंगी तो हमने पहले भी कई बार बताया है। ट्रिक इसकी बहुत सिंपल सी है, जब कोई नंबर लगातार रिपीट हो रही हो, जैसे यहाँ पे रिपीट हो रहा है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे गिनती जाएगी 30 तक, और आपसे उसका एवरेज, आपसे उसका मीन, आपसे उसका एरिथमेटिक मीन, ये सब पूछा जाए तो पहली संख्या लीजिएगा और अंतिम संख्या लीजिएगा और दोनों को 2 से जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिएगा। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, पहली संख्या लीजिएगा, अंतिम संख्या लीजिएगा और 2 से भाग कर दीजिएगा। मैं अगर इसको लिखूँ फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर अपॉन में 2, तो फर्स्ट नंबर 1 लास्ट नंबर 30 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 15.5, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ px इज इक्वल्स टू x टू पावर 51 प्लस 51 फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ -1। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको x की जगह पे -1 पुट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। हिंदी में सुनिए, यदि px बराबर x पे पावर 51 प्लस 51 है
तो p ऑफ -1 का मान ज्ञात कीजिए। p ऑफ -1 का वैल्यू बताना है आपको। तो देखिए p ऑफ -1 का वैल्यू हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 कर लेंगे हम, 51 प्लस 51। देखिए ये जो पावर है, अगर ये इवन पावर होती, अगर ये इवन पावर होती तो ये माइनस प्लस हो जाता, लेकिन ये ऑड पावर है तो ये -1 ही वैल्यू आपको मिलेगी, क्योंकि 1 के ऊपर तो आप करोड़ पावर लगा दीजिए, वैल्यू उसकी 1 ही रहेगी, बस प्लस माइनस का साइन चेंज हो सकता था यहाँ पे। तो यहाँ पर चूंकि ऑड पावर है तो -1 आएगा। ठीक है, 51 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 50। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑड का मतलब विषम, ठीक है, इवन का मतलब सम। अगला सवाल देखिए, कह रहा है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज, कह रहा है कि बेलन का पार्श्व सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए पार्श्व सतह का मतलब अगर हम बात करें तो एक सिंपल A4 शीट पेपर लें इसको, और इसको हम ऐसे राउंड में मोड़ दें, ठीक है, इसमें इसको इस तरीके से राउंड में मोड़ दें, तो ये आपको क्या मिलेगी, ये आपको एक सिलेंडर बनता हुआ दिखेगा यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो ये एक सिलेंडर बनता हुआ दिखेगा। तो अगर आप इसका लेटरल सरफेस की बात करेंगे तो वो लेटरल सरफेस क्या होगा भाई, कोई सरफेस लेंथ इनटू ब्रेथ ही तो होता है, तो यानी लेंथ जो हो जाएगा वो एक सर्कल बन गया है ना, सर्कल बन गया, और ये जो ब्रेथ है वो हाइट हो गया, यानी कि ये आपका 2πr मैं कह सकता हूँ, ये वाली ये जो लेंथ आ रही है, और ये h। तो यानी जो लेटरल सरफेस एरिया है वो आप रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, याद रख सकते हैं, 2πr इंटू एच होता है। ठीक है, यानी फॉर्मूले से यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 2πr इंटू एच, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी की स्क्रीन पे है, बहुत मज़ेदार ये क्वेश्चन है, और काफ़ी बार, मतलब मुझे लगता है कि कम से कम 10, 15, 20 बार तो मैं ही करा दिया हूँगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इतनी बार रिपीट हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 क्यूब्स हैव एज 10 मीटर, their edges have been joined and cuboid is formed, what will be the surface area of cuboid thus formed। देखिए हिंदी में क्या कह रहा है कि 10 मीटर भुजा वाले दो घन हैं, उनको सिरों से जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है, घनाभ के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। घनाभ के पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए ये आपका एक क्यूब था, और इसी साइज का मान लो ये एक क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब के साथ ही हम एक और क्यूब इसी तरीके का यहाँ पर ज्वाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और क्यूब ज्वाइन कर रहा हूँ इसके साथ। तो मान लो इसका अगर साइड इसका 10 रहा होगा तो ये भी तो 10 रहा होगा, यानी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये लेंथ भर चेंज हुई है, जो कि क्या हो गई, 20 हो गई। ब्रेथ आपकी वही पहले रही होगी 10, और जो इसका डेप्थ होगा, ये डेप्थ होगा वो भी 10 होगा, यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्यूबॉइड ये बन चुका है एक क्यूब से। तो क्यूबॉइड के अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 चीज़ें होती हैं, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो ये एक क्यूबॉइड ही बन गया है। और इसमें अगर आप देखोगे तो लेंथ आपको बस क्या मिल जाएगा, चेंज हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ब्रेथ आपका यहाँ पर 10 मिल जाएगा, और हाइट भी आपको 10 मिल जाएगी। अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि घनाभ तो बना दिया जा रहा है, अब बताइए कि घनाभ के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब घनाभ का जो पृष्ठ होता है यानी सरफेस एरिया होता है, वो होता है आपका क्या, 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर LB BH प्लस HL। तो 2 इंटू LB यानी कि 20 गुणा 10 200 हो जाएगा, प्लस B इंटू H मतलब 100 हो जाएगा, H इंटू L मतलब यहाँ पर आपका 200 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 मीटर स्क्वायर, 1000 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18 और 25। इनका मीडियन बताना है, माध्यिका ज्ञात करना है। देखिए माध्यिका ज्ञात करने का तरीका क्या है, सभी संख्याओं को आप
इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख लीजिए और बीच की संख्या पकड़ लीजिए। अगर बीच में आपको एक से अधिक संख्याएं मिल रही हैं, मतलब मैक्सिमम 2 संख्याएं मिल सकती हैं बीच में आपको, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। लेकिन अगर एक संख्या मिलती है तो आपको वही आंसर मिल जाएगी। तो अगर हम इसको अरेंज करें सही मतलब तरीके से, तो बीच में कौन सी संख्या आएगी, देखिए अगर काउंट करें कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं, यानी 4 लेफ्ट और 4 राइट में बटेंगी। 5वीं संख्या जो आएगी वो आपकी माध्यिका हो जाएगी। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे अगर इसको तो 6, 8, 9, 15, 16, 18, 21, 22, 25। तो अगर आप देखेंगे तो हम अगर लेफ्ट से 4 संख्याएं निकालें और राइट से 4 संख्याएं निकालें, तो यहाँ पर बीच में क्या मिल रहा है, बीच में 16 मिल रहा है। यानी मीडियन क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीडियन हमें मिल गया 16। यानी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 1 and 11। इफ द सम ऑफ इट्स टर्म्स इज 36 देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इज एपी। ठीक, इन एपी होना चाहिए, गलत टाइप है। देखिए क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम तथा अंतिम पद क्रमशः 1 तथा 11 हैं। यदि सभी पदों का योग 36 हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या बताइए। देखिए सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी सीरीज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सम ऑफ एन टर्म इन एपी सीरीज के 2 फॉर्मूले होते हैं। ये फॉर्मूला जो लगेगा यहाँ पे, चूंकि आपको जो गिवन है उसके आधार पे पहली संख्या 1 दिया है, अंतिम संख्या 11 दिया है। सम ऑफ एन टर्म्स की बात करेंगे तो 36 दिया हुआ है। तो इस हिसाब से आपको क्या पूछ रहा है, पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स n आपसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला लगेगा सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l। तो यहाँ पर अगर हम लिखें सम ऑफ एन टर्म्स जो कि 36 हैं बराबर में n की वैल्यू आपको पता करनी है /2 ब्रैकेट के अंदर a की वैल्यू 1 प्लस l की वैल्यू 11 हो जाएगी और 36 गुना 72 यानी 72 इज इक्वल्स टू 1 और 11 मिलकर 12 हो जाएगी और n इंटू 12 है यहाँ पे। मान लो दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 छक्का 72 यानी कि 6 आ जाएगी n की वैल्यू। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ से मिल गई 6। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आपका। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस इन अ सर्कल कैन नॉट बी पैरेलल टू डायमीटर्स अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट टू कॉर्ड टू टेंजेंट। निम्न में से कौन सी रेखा युग्म वृत्त के अंदर समांतर हो सकती है? 2 व्यास, 1 जीवा और 1 स्पर्श रेखा, 2 जीवा 2 स्पर्श रेखा। देखिए एक सर्कल अगर हम बनाएं तो एक सर्कल के अंदर 2 चीजें जो एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं वो हैं सिर्फ 2 जीवाएं। क्यों? क्योंकि देखिए स्पर्शी जो होती है वो टच करती है, टेंजेंट होती है, और वो आपका सीधी सी बात करें तो आपका पैरेलल होने के नहीं हो सकती हैं। 2 व्यास एक दूसरे को 90 डिग्री या कुछ एंगल पे कट कर सकती हैं। 2 जीवाएं जो है वो पैरेलल बिल्कुल हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा लेकिन बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। कंसेप्ट की जरूरत, कंसेप्ट अगर आपको पता है इंडिसेस एंड सर्ट्स का तो आप कर ले जाओगे। बहुत शानदार मैंने इंडिसेस सर्ट्स पढ़ाया है अपनी प्रीवियस क्लासेस में, आप जाके क्रैश कोर्स से कर लेना वहाँ से। और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी मैंने पढ़ा रखा। हाँ, सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे, जियोमेट्री भी मिल जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री भी मिल जाएगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिल जाएगा। सब कुछ आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन ये है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हिंदी में तो क्या ही मतलब है, दोनों सेम ही चीज़ है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा एक कंसेप्ट है कि अगर a की पावर, ध्यान दीजिएगा, a की पावर -1 है तो इसे हम 1/a लिख सकते हैं।
या फिर अगर a लिखा हुआ है तो हम इसे 1/a पे -1 लिख सकते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये माइनस दिया है ना, अगर इसको हटाना चाहते हैं तो 1/27 को बस हमको 27 लिखना होगा और पावर में 2/3 कर देना होगा। ठीक है, एक काम खत्म यहाँ से। अब 27 को हम 3 का क्यूब कह सकते हैं, ओके, और इंटू 2/3 ये हो जाएगा। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ये यहाँ से, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल्स टू 5:4:6 इफ x o y इज अ स्ट्रेट लाइन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड की वैल्यूज आपसे कह रहा है संलग्न चित्र में एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड 5:4:6 है। यदि एक्स ओ वाई एक सीधी रेखा है तो एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात कीजिए। देखिए वैल्यूज तो होती नहीं है रेशियोज, रेशियोज मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू अगर पता करनी है तो सब में हम एक्स का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 5x 4x 6x। और अगर हम देखें तो ये टोटल एंगल कितनी है आपकी 180 डिग्री। तो ये यही तो लिखा है x डिग्री y डिग्री और z डिग्री। तो अगर हम बात करें इसकी तो ये क्या 180 के बराबर नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो 6 4 10 5 15 यानी 15x इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 15 एकम 15 15 दूना 30 यानी 12 आ जाएगी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू जब हमें 12 मिल गई, अब हमें सारी वैल्यूज बताना है 5x 4x और 6x की। तो क्या हम नहीं बता पाएंगे? देखो 12 पंजे 60, 12 चौक 48 और 12 छक 72। तो 60 48 72 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व 10x - 1/x इज इक्वल्स टू 3, है ना। इसको सॉल्व करना है। अगर हम सॉल्व करें तो वैल्यूज सॉल्व करके क्या आ जाएंगी, देखो 10x स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 3x और 10x स्क्वायर -3x - 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, एक तो ये तरीका है, अदरवाइज हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे। इसमें क्या है x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इतना। आप डायरेक्टली ये भी देख सकते हो ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्शन जो है इसको वेरीफाई कर रहा है। जो ऑप्शन वेरीफाई कर रहा होगा वही राइट आंसर होगा। आइए चेक करते हैं हम। देखिए यहाँ पर 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है, तो हम डायरेक्टली माइनस का 1/5 से चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 × -1/5 माइनस 1/1/5 को हम सीधे 5 लिख सकते हैं, और माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10 यानी कि -2 + 5 बराबर में 3 आ गया है। बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखते हैं अब क्या 1/2 से भी सेटिस्फाई हो रहा है। 10 × 1/2 माइनस 1/1/2 मतलब 2, 2 5 = 10 और 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 3x + 5। इस लीनियर इक्वेशन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? समीकरण y इज इक्वल्स टू 3x + 5 के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है, ये आपका सवाल है। तो ये साथियों यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सत्य है ये बहुत ईजिली आप पता कर सकते हैं। इसमें देखिए एक ही इक्वेशन दिया है, आप जैसे जैसे x की वैल्यूज बदलते जाएंगे वैसे वैसे आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि x बराबर अगर आप 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3 × 1 + 5, है ना, 5 3 8। इसी तरीके से x की वैल्यू अगर आप 2 रख दो तो y की वैल्यू मिलेगी 3 × 2 + 5 यानी 3 2 = 6 5 11। ऐसे ही जैसे जैसे आप बदलते जाओगे वैल्यूज वैसे वैसे यानी आपको अपरिमित रूप से अनेक हल मिलने वाले हैं यहाँ पे, है ना। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि एक ही आपका इक्वेशन है x y के अंदर में। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है पैरेललोग्राम की?
निम्न में से कौन सा समांतर चतुर्भुज का गुण नहीं है? विकर्ण बराबर होते हैं, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, या सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो एक पैरेललोग्राम कुछ आपका इसी टाइप का दिखता है, मैं बना देता हूं, ठीक है। पैरेललोग्राम आपका कुछ इसी टाइप का दिखता है। दो एडजेसेंट एंगल्स बिल्कुल 180 डिग्री के होते हैं। इसके अगर विकर्ण की बात करें तो ये इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो विकर्ण बराबर नहीं होते हैं तो क्या होते हैं, वो एक दूसरे को इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब अगर जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा, जितना साइज इसका होगा उतना ही साइज इसका होगा। तो यहाँ पर आपका ये गलत लिखा हुआ है, विकर्ण बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये बिल्कुल सही है, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ है, कह रहा है कि क्वेश्चन के अंदर इन द गिवन फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, side AB is produced to point B, angle CBP 105 डिग्री, फाइंड एंगल CDA। फिर एंगल CDA फाइंड करिए, क्या हो जाएगा आपका। देखिए आपका इंटीरियर अपोजिट एंगल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये जो एंगल है ना, वो ये एंगल भी आपका सेम होगा। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, फिगर देख के भी आप समझ सकते थे अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो। डायरेक्ट ये समझिए कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वही अंदर यहाँ पर बनेगा और 105 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया, कह रहा द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस P 3,4 की एक्स एक्सिस से दूरी ज्ञात करना है आपको, क्या होगा। देखिए जब भी आपसे एक्स एक्सिस की दूरी पूछे तो आप y वाली वैल्यू बता दो, जैसे इसको x, y में लिखते हैं ना, एब्सिसा, ऑर्डिनेट के फॉर्म में, भुज, कोटि के फॉर्म में। तो आप यहाँ पर जब भी x एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो y वाली वैल्यू बता दो, और y एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो x वाली वैल्यू बता दो। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 4 यूनिट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 4 यूनिट इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट दिया हुआ है, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों के योगफल और गुणनफल में अनुपात बताइए, क्या हो जाएगा। देखिए मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है। तो वैल्यू अगर हम लिखें यहाँ से माइनस का b/a, नहीं माइनस तो यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 अपॉन में a की वैल्यू 7। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो c/a यानी कि c की वैल्यू क्या है, ये 18। अच्छा कॉन्सेप्ट देखिए, जनरल फॉर्मेट जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ से कंपेयर आप कर सकते हैं। तो c की वैल्यू 18 आ जाएगी और a की वैल्यू 7 आ जाएगी, है ना। तो गुणनफल और योग का मतलब मूलों के गुणनफल और योग हमने निकाल लिए। अब हमें रेशियो पता करना है इनका। तो रेशियो क्या हो जाएगा भाई, रेशियो हमसे पूछ रहा है, योग पहले बोल रखा है ना इसने, तो यहाँ पहले बोल रखा है तो हम इसे पहले रखेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा करेंगे, यानी 12/7 और गुणे 7/18 हम लिख सकते हैं। 7 से 7 कैंसिल, 12/18 और यहाँ पर 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18, 2:3 जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है 12 सेंटीमीटर कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक्स राइट एंगल एट इट्स सेंटर, द रेडियस ऑफ सर्कल इज। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए एक आपका सर्कल ले लीजिए, वृत्त ले लीजिए, एक जीवा ले लीजिए जिसकी लेंथ आप नोट कर लीजिए 12 सेंटीमीटर, ये सेंटर मान लीजिए O है
और यहाँ से एक रेडियस ये हो गया और एक रेडियस ये हो गया, मतलब सर्कल का रेडियस है दोनों। मान लीजिए ये रेडियस ए हम लिख रही है यहाँ पे, ये ए हो गया, ये बी, यानी ए बी कॉर्ड हो गया। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर आपको राइट एंगल ट्राइंगल देखने के लिए मिल रहा है। तो पाइथागोरस का थ्योरम यहाँ पे डायरेक्ट लग सकता है। पाइथागोरस का थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूअस यानी विकर्ण का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर एज इट इज रख लेते हैं और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर कह लेंगे हम इसको। ठीक है, अब तो इसको ओपन ही करना पड़ेगा। 12 का स्क्वायर 144 और यहाँ पर 2 से 144 को डिवाइड करेंगे तो 72 आ जाएगा। और यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 गुना 72 36 इंटू 2 लिख सकते हैं। ए की वैल्यू 6√2 यहाँ से हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो 6√2 यानी सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी आ जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करनी है। कैसी प्रकृति होगी? ठीक है, तो इसके लिए सिंपली आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, और जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है हमें सबसे पहले, जो इसका कि फॉर्मूला आप नहीं पता होगा तो लिख लेना, यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो b की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो b की वैल्यू माइनस का 3, माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 5 इंटू सी की वैल्यू 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये डी विविक्तिकर आपका डिस्क्रिमिनेंट डी है। ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस 4 पंजे 20 हो जाएगा और माइनस का 11। तो देखिए जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो लेस देन 0 आ रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रूट्स क्या हैं, इमेजनरी हैं। इसकी सारी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। देखिए रूट रियल और इक्वल कब होती हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 हो जाता है। ठीक है, अगर रूट्स ग्रेटर देन 0 हो जाती हैं यानी पॉजिटिव वैल्यूज आपको मिलती हैं तो रूट्स रियल होते हैं बट अनइक्वल होते हैं। और रैशनल कब आपको मिलता है? जब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो किसी वैल्यू का स्क्वायर, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो स्क्वायर मिल जाता है। ठीक है, तो हम कह देते हैं अपरिमेय रूल बोला। परिमेय तब बोलेंगे जब किसी का स्क्वायर मिल जाता है, हालांकि यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, नो रियल रूट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि इफ sec 5a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 30 डिग्री वेयर 5a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कह रहा है यदि sec 5a बराबर cosec a माइनस 30 डिग्री है जहां 5a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात कीजिए, भाई क्या हो जाएगा a का मान? देखिए sec 5a को हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 5a, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, इज इक्वल्स टू कोसेक, यहाँ पर ऑलरेडी a माइनस 30 डिग्री लिखा हुआ है। तो देखिए कोसेक कोसेक कट जाएगा और आपके पास सिर्फ एंगल्स बचेंगे। 90 डिग्री माइनस 5a बराबर a माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब वैल्यूज सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। माइनस 5a को इधर और माइनस 30 को इधर भेजेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 90 30 120 और बराबर में 6a, तो 6 दूना 12 यानी कि a की वैल्यू 20 डिग्री मिल जाएगी। तो a की वैल्यू 20 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहा है। अ फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज 4 years hence the age of the father will be 4 times his son's age. What will be the present age of the father? present age father की क्या होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये इसके लिए हमें इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे कि किसी पिता की आयु, मान लीजिए पिता की आयु f ईयर्स हो गई और सन की जो एज है वो s ईयर हो गई। तो कह रहा है किसी पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है, तो जिसके पुत्र की आयु की 6 गुनी बोला है ना, तो पुत्र की आयु में 6 का गुणा कर दो सीधा। बहुत सिंपल, इक्वेशन 1 बन गया तुम्हारा। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। 4 साल पश्चात यानी 4 साल बाद,
तो 4 साल बाद क्या होगा भाई, फादर की भी एज 4 साल बढ़ जाएगी और बच्चे की भी एज बढ़ जाएगी 4 साल। 4 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी, पुत्र की आयु की 4 गुनी, तो इसमें 4 गुनी कर दो और इक्वल्स टू का साइन लगा दो, इक्वेशन बन गया। अब हमसे कह रहा है पिता की वर्तमान आयु बताइए, तो इस इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करें और इसको हम सन की एज को फादर की एज में बदलें, तो सन की एज बराबर क्या हो जाएगी, f/6। भाई यहाँ पे s इंटू 6 इज इक्वल टू f है, तो हम 6 को दूसरी तरफ भेज दें तो s इज इक्वल टू f/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बस f प्लस क्या कर सकते हैं हम, 4 इज इक्वल्स टू 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू एस आएगा, s की जगह पे हम f/6 कर देंगे, प्लस 4 चौका 16 आ जाएगा 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इस वैल्यू को इधर भेज दे रहे हैं और इसको यहाँ भेज दे रहे हैं और सॉल्व कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा f माइनस यहाँ 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो 2f/3 हो जाएगा यहाँ पे, और 16 में से 4 चला जाएगा तो 12 बचेगा। 3 का मल्टीप्लाई f में करेंगे, 3f माइनस 2f यानी f/3 इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। तो f की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 12 3 36 यानी 36 ईयर्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 36 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। तो ये 2024 के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स का सीरीज का सबसे पहला सेट के टॉप 25 क्वेश्चंस हमने आपको करा दिए हैं, और इसके बाद हम आपको अगले टॉप 25 क्वेश्चन और इसी तरीके से साइंस की सीरीज यानी साइंस के भी क्वेश्चंस हम आपको करा देंगे। ठीक है, तो आई होप सो। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं प्रोवाइड करा रहा हूं फ्री क्रैश कोर्स, जो कि मैंने प्रीवियस कभी रिकॉर्ड की थी क्लासेस, उनकी एक प्लेलिस्ट बनाकर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर कोर्स आपने नहीं लिया कहीं तो आप उससे कंप्लीट कर सकते हैं, और आप हमारी ये PYQs वाली सीरीज़ फॉलो करिएगा, और हमारी अन्य और भी PYQs की सीरीज चली हुई हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 2 चीज़ें तो ज़रूर फॉलो करिए। एक तो जो हमारी PYQ सीरीज आ रही हैं वो ये उन सब बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं जो कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, वो ये PYQ सीरीज ज़रूर फॉलो करें, उनके लिए एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके बिना आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, क्योंकि क्लास के क्वेश्चंस अलग होते हैं, एग्जाम के क्वेश्चंस थोड़े अलग होते हैं, लैंग्वेज का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।